आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ईएमडब्ल्यू में ध्रुवण। तो चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण जैसे हम आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर हम ग्राफीय निरूपण में निरूपित करते हैं तो उसको हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। यह जैसे माना कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र में तरंग है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान इस प्रकार रह जाएगा, जिसको हम एल से डिनोटेट करते हैं। तो व्हाइट कलर में जो दिख रहा है वह रह जाएगी विद्युत तरंगे, और ये इस कलर के अकॉर्डिंग रह जाएगी तो रह जाएगी चुंबकीय तरंगे। विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत रहती है। ये मन में है ना, माना कि तीन अक्षांश कोई भी एक्स वाई जेड हो, तीन अक्षांश में हमारे पास कोई भी तीन अक्षांश है, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसी तरह अगर जेड अक्षांश में गति कर रही है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का तल है एक्स वाई तल रह जाएगा हमारे पास इस प्रकार। तो हमारे पास विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे इस प्रकार रहेगी। इसमें विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों में यदि कोई भी तरंग जेड अक्ष के सापेक्ष गति कर रही है, जेड अक्षांश के सापेक्ष, माना कि यह अक्षांश वाई है और यह अक्ष है, तो यहां से कोई कोण है थीटा, तो जो तल रहेगा वह तल कुछ इस प्रकार रहेगा। यह जो तल रहेगा ये रहेगा आपके पास ई वाई, और ये तल रह जाएगा ई अक्ष हमारे पास। y दिशा के सापेक्ष तल ई वाई और x दिशा के सापेक्ष तल, यह x दिशा रह जाएगी, इसके सापेक्ष तल ई वाई। तो ये तल रहेगा, ये तल रह जाएगा हमारे पास x y तल। इसके अकॉर्डिंग इनमें यदि कोई तरंग जेड अक्ष यहाँ पे तल जेड अक्ष के सापेक्ष लंबवत रह जाएगा, और ये दोनों तल यानी तरंग के सापेक्ष यह दोनों क्षेत्र या तरंगों के तल एक दूसरे के लंबवत रह जाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार बन जाएगी। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जिसमें ई और एच है परस्पर लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंगे संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, क्योंकि कोई तरंग अगर जेड अक्ष के सापेक्ष गति कर रही है तो दोनों तल ई और एच भी परस्पर लंबवत होते हैं। यदि माना कोई तरंग है वह जेड अक्ष के सापेक्ष, माना कोई तरंग है वह जेड अक्ष के सापेक्ष गति कर रही है, तो तल क्या रह जाएगा हमारे पास, तल रह जाएगा एक्स और वाई तल रह जाएगा, क्योंकि वाई के सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष है, ये बीच का कोण थीटा, और ई और एच है एक्स वाई तल में होंगे। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार चाहिए तो चुंबकीय तरंगों में। तो हमारे पास माना कि वह ये माना कि जो तरंग समीकरण होता है वो होता है ई वेक्टर इक्वल्स टू ई एक्स ई वाई, और जो तरंग के सापेक्ष समीकरण होता है ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। इस समीकरण में ई एक्स और ई वाई तरंग के आयाम है, ये रह जाएंगे हमारे पास तरंग के आयाम, यानी ई एक्स अक्ष के सापेक्ष आयाम है, ई वाई वाई के सापेक्ष आयाम है। तो ई एक्स और ई वाई आयाम है। ई बार में ई की वैल्यू के रूप में रह जाएगा के, यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक है, मतलब तरंग नियतांक जेड अक्षांश है, जेड दिशा के सापेक्ष, ये रह जाएगा आपके पास कोणीय आवर्ती, और टी रह जाएगा तीनों के सापेक्ष हमारे पास रह जाएंगे। इस समीकरण में ये जो समीकरण बनी है, इस समीकरण में ई एक्स और ई वाई के सम्मिश्र आयाम मतलब कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जैसे ई एक्स के सापेक्ष जो आयाम रहेगा वह माना कि ई नॉट एक्स
की पावर आयोटा फाई 1 और ई वाई के सापेक्ष जो एम्पलीट्यूड रहेगा ई वाई ई नॉट वाई की पावर आयोटा फाई 2। ये जो समीकरण रह जाएंगे ये हमारे पास रह जाएंगे फेज यानी कला में कोण में एक्स और ई वाई ई नॉट एक्स ई नॉट वाई यह फाई 1 ये रह जाएगा फाई 2। यह दोनों ही कला के सापेक्ष आयाम रह जाएंगे। यदि इन दोनों आयामों को हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास देखो कुछ ऐसे समीकरण था E बराबर ई एक्स की जगह हम लेते हैं ई नॉट एक्स ई की पावर आयोटा फाई 1 और ई नॉट ई वाई की जगह लेते हैं ई नॉट वाई की पावर आयोटा फाई 2 और आगे का सारा समीकरण सेम ए जेड ओमेगा टी। इस समीकरण में जैसे फाई 1 और फाई 2 दो मान है और ई की पावर की वैल्यू भी दो अलग अलग में है। इन दोनों में एक साथ एक ही समीकरण में दो मान ज्ञात करना असंभव है तो हम किसी एक को गायब करने के लिए हम क्या करते हैं ई की पावर जो आयोटा है उस फाई 1 को ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे इससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसी समीकरण में। तो ये जैसे प्लस में हमारा आएगा वैल्यू माइनस में दोनों कट कटा के एक हो जाएंगे जैसे इस प्रकार। यहाँ पे जैसे e की पावर माइनस आएगा अल्फा फाई 1 से गुणा करते हैं तो ये वैल्यू भी डायरेक्ट ई एक्स और बढ़ेगा प्लस इसमें जैसे गुणा करते हैं तो हो जाएंगे ई नॉट वाई की पावर आयोटा फाई 1 और देखो ये तो वैल्यू आयाम के सापेक्ष रह गया। ये वाला जैसे ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे वाला ऊपर की ओर जाएगा तो ये घात हो जाएगी प्लस में और ऊपर जाके यहाँ से जुड़ेगा तो रह जाएगा e की पावर आयोटा ए जेड ओमेगा टी प्लस का फाई 1। ये वैल्यू हमारे पास पड़ी फिगर नंबर बड़ी 3। अब यहाँ से हम तीन स्थिति निकालते हैं एक समतल के लिए दूसरी दीर्घवृत्त के लिए तीसरी जाएगी हमारे पास वृत्त के लिए। तो हम पहली स्थिति निकालते हैं समतल ध्रुवित तरंग। समतल ध्रुवित तरंग मतलब पोलराइजेशन वेव। पोलराइजेशन वेव में हम एक कोशिश रखते हैं फाई 1 और फाई 2 दोनों स्थिति प्लेन की स्थिति ये कि दोनों कला कोण बराबर है। यदि कला कोण फाई 1 और फाई 2 बराबर है तो अगर दोनों बराबर की स्थिति क्या रह जाएगी ये स्थिति रह जाएगी फिर जीरो ये वाली स्थिति रह जाएगी जीरो। अब अगर फाई 1 और फाई 2 जीरो उसमें फाई 1 और फाई 2 जीरो है तो ये स्थिति रह जाएगी जीरो। तो हमारे पास तरंग समीकरण आएगी ई नॉट एक्स ई नॉट वाई और ई की पावर आयोटा ए जेड ओमेगा टी का फाई 1। ये समीकरण रह जाएगी। इसमें एक स्थिति हो जाएगी यदि हम आयाम का परिमाण निकालते हैं तो आयाम का परिमाण इस प्रकार रह जाएगा आयाम का परिमाण आयाम का परिमाण आयाम का परिमाण क्या रह जाएगा ये वाले में दो ऑर्डर में ई नॉट एक्स प्लस नॉट वाई। ये समीकरण हमारे पास रह जाएगी आयाम का परिमाण। अब हमारे पास आयाम हमें ये पता है तरंग समीकरण की एक अक्ष में एक वाई में है तो हमारे पास दोनों यानी कोण के लिए ओनली कोण पर निर्भरता रहेगी दोनों तल के लिए एक अक्ष में एक वाई में दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जहां लंबवत होते हैं कहते हैं कि आधार बटे लंब तो टेन थीटा ये रह जाएंगे हमारे पास ई वाई के फॉर्म में और एक हो जाएगा ई फॉर्म में तो ई नॉट वाई ई नॉट एक्स क्या बराबर आ जाएगा हमारे पास ई नॉट वाई ई नॉट एक्स ये हो जाएगा फिर इनवर्स के लिए हमारे पास कोण के सापेक्ष ये आ जाएगी। ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास कुछ इस प्रकार। इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश के कोण के सापेक्ष करते हैं और समतल ध्रुवित प्रकाश को हम देखिए ध्रुवित भी कहते हैं देखिए ध्रुवित भी कहा जाता है हमारे पास ये वाली स्थिति। अब हमारे पास रह जाएगा एक और इसको कहेंगे दीर्घवृत्त।
ध्रुवित दीर्घवृत्त में ध्रुवण के लिए, दीर्घवृत्त में ध्रुवण के लिए हम दोनों तरंगों के वास्तविक भाग लेते हैं। वास्तविक भाग हमारे पास कुछ इस प्रकार रह जाएंगे। जैसे हमारे पास हमें ये पता है कि ई एक्स, उसका वास्तविक भाग आ जाएगा ई नॉट एक्स कोस, और जैसे एक है ई वाई, और उसका वास्तविक भाग आ जाएगा ई नॉट वाई प्लस और वाई से, और जो कोण इसके सापेक्ष में वो रह जाएगा के जेड घटी का पाई वन, और ये भी नीचे के जेड ओमेगा टी प्लस का पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। हम तरंगों के वास्तविक भाग लेते हैं। वास्तविक भाग x है वो cos के सापेक्ष होता है, और जो y होता है वो sin के सापेक्ष होता है, समांतर और लंबवत के सापेक्ष। अगर हम इसको इस प्रकार लेंगे e x e नॉट x बराबर cos k z ओमेगा और e y e नॉट y sin के जेड ओमेगा टी प्लस पाई वन, ये वाले पे जैसे ये समीकरण नंबर 1 है और ये 7 वाला है। ये दोनों समीकरणों को अगर हमें वर्ग करके जोड़ना पड़े, दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो हमें ये पता है ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी 1 और इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो कुछ इस प्रकार वाले में इस समीकरण बन जाएगी। तो हमारे पास जाएगी e x का स्क्वायर ई वाई का स्क्वायर ई नॉट एक्स का स्क्वायर और ई नॉट वाई का स्क्वायर, क्या रह जाएगी एक। तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ई वाई का स्क्वायर इस प्रकार ये वैल्यू एक के फॉर्म में जाएगी। ये जो समीकरण बना है समीकरण नंबर जो 8, यह है दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त के ध्रुवण के लिए समीकरण। यदि हम इसको ग्राफी निरूपण में करते हैं, इस प्रकार ग्राफ है इसमें दीर्घवृत्त को बढ़ाते हैं तो दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार बढ़ जाता है। अब इनको इस प्रकार मिला दिया जाता है तो हमारे पास दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो इस प्रकार बढ़ जाएगा, और ई वेक्टर में x और ये y इसके रूप में दर्शा